नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज देखेंगे BA 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 7। इसमें हम देखेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यह हृदय से संबंधित रोग होता है तथा इसमें हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में देखते हैं। जैसे हृदय रोग संपन्न, समृद्ध तथा विकसित राज्यों का या राष्ट्रों का मुख्य समस्यात्मक रोग है। जो लोग ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं, उनको हृदय रोग ज़्यादा होता है। जैसे कुछ देश हैं उसमें ये कुछ ज़्यादा ही बीमारियां होती हैं। जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा एवं अन्य विकसित देशों में अधिकांश लोग हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित रहते हैं। हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरीके से हृदय रोग जो होता है वो जो विकसित देश होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। तो उनके शरीर में या उनके हार्ट में वसा का जमाव हो जाता है, तो जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। हृदय रोग में क्या समस्या होती है? जैसे हृदय, वृक्क तथा मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों से कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिसमें उन्हें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके कारण इन अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त न पहुंचने की वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या अन्य पोषक तत्व आदि नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इन अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। हृदय रोग के अंतर्गत 2 रोग आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हृदय रोग होने का मुख्य कारण क्या होता है। स्क्लेरोसिस का परिचय देखते हैं। इसमें क्या समस्या होती है? जैसे स्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में, जो रक्त नलिकाएं होती हैं उसकी आंतरिक दीवारों में कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। जो हृदय धमनियों की जो आंतरिक नलिकाएं होती हैं उसमें वसा का जमाव हो जाता है तथा कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है, तो वही समस्या कर देता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली और दूसरी अवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन तीसरी अवस्थाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। पहली अवस्था में क्या होता है? इसमें रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं। जो वसायुक्त पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे करके जमने लगते हैं तथा धमनियों की आंतरिक सतह पर पीले रंग के ये वसायुक्त पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल संयोजक तंतुओं में जम जाते हैं। ये पहली अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन वह धीरे धीरे करके, जैसे कभी कभी हार्ट का दर्द करना या ज़्यादा तेज़ी से धड़कना, तो ऐसी सारी समस्याएं आती हैं। अगली अवस्था में क्या है? जैसे दूसरी अवस्था में, इस अवस्था में धमनियों में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त महीन पदार्थ रेशे जैसे बन जाते हैं। उसमें जो पहली अवस्था में जमे रहते हैं, इसमें रेशे बन जाते हैं। इसमें वसीय अम्ल, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम तथा अन्य जटिल कार्बोज तथा रेशे उपस्थित होते हैं। इन पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है जिसके कारण रक्त धमनियों का ल्यूमेन ही सकरा तथा पतला हो जाता है। जो रक्त धमनियाँ होती हैं जिससे रक्त आता जाता है, तो इन सब के जमाव के कारण वो जो धमनी होती है बहुत ही पतली हो जाती है, जिससे रक्त बहने हेतु पतला स्थान मिलता है। तो इसीलिए वह धीरे धीरे करके आता है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिसबैलेंस होने लगता है। इसमें हम तीसरी अवस्था में देखते हैं, जो कि दोनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इस अवस्था में धमनियों में जमे हुए वसा, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टार्च आदि पदार्थ कुछ नरम तथा कोमल हो जाते हैं तथा धमनी में घाव हो जाता है। अब सोचिए, जिस रास्ते से ब्लड आना जाना है, अगर उसी रास्ते में घाव हो जाए, इस कारण धमनियों की आकृति बिगड़ जाती है तथा घाव के निचले भाग में रेशेदार पदार्थों तथा कैल्शियम का जमाव हो जाता है। रक्त प्रवाह की क्रिया को प्रभावित करता है तथा रक्त प्रवाह के बाद रक्त का थक्का बन जाता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव हृदय पर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जो तीसरी कंडीशन होती है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है।
यदि रक्त का थक्का मस्तिष्क की धमनियों में आकर अटक जाता है तो मस्तिष्क को रक्त नहीं मिलता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त स्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। उसके बाद देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कई रोग हो सकते हैं, जैसे एंजीना पेक्टोरेसिस, उसके बाद हृदय अंतरोध, हृदय रोग, गलन। तो इस तरीके से ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हृदय से संबंधित ही रोग होता है। जब इसकी जो कंडीशन होती है वो क्रिटिकल हो जाती है तो और बीमारियों को भी ये जन्म दे देता है। धमनियाँ लचीली रक्त वाहिकाएँ होती हैं। ये रक्त को हृदय, गुदा, यकृत, मस्तिष्क तथा शरीर के अन्य अंगों को शुद्ध रक्त तक ले जाती हैं। प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ ही धमनियाँ फैलती हैं एवं सिकुड़ती हैं तथा धमनियों के फैलने सिकुड़ने से रक्त आगे की ओर बढ़ता है तथा रक्त परिसंचरण की क्रिया को पूरा करता है। आगे देखते हैं, परंतु धमनियों की आंतरिक दीवारों पर वसा, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड एवं अन्य पदार्थों के जम जाने से इसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे कोई पदार्थ अगर जम जाता है तो वहाँ पे जो लचीला होता है वो कठोर हो जाता है। इसकी कोशिकाएं कठोर एवं दृढ़ हो जाती हैं। इस रेशेदार पदार्थों का जमाव हो जाता है तथा जो रक्त परिसंचरण में बाधा पैदा करता है। कभी कभी धमनियों पर चोट लगने के बाद रक्त के थक्के बन जाते हैं जो धमनियों की दीवारों से चिपक जाते हैं तथा धमनियों को सकरा बनाते हैं, अतः रक्त प्रवाह धीमी गति से होने लगता है। इस स्थिति को ही एंजीना पेक्टोरेसिस कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक बीमारी से कई बीमारियों का जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने पोषक तत्वों पे ध्यान दें तो यहाँ तक हमारी कंडीशन पहुँच ही ना पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे इसकी जो है वसा का जमाव हृदय में होता जा रहा है वैसे वैसे जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं रक्त में लिपिड्स स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। रक्त में जो वसा की मात्रा होती है उसको कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुक्रम, हृदय रोग होते हैं, वंशानुक्रम भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों को, हमारे माता पिता को हृदय से संबंधित रोग है तो इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को भी यह हृदय रोग पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाता है। उसके बाद क्या है, आयु। जैसे कुछ आयु होता है उसमें व्यक्ति शिथिल हो जाता है, उतना मेहनत का कार्य नहीं कर पाता है। जब मेहनत का कार्य उतना कर नहीं पाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे वसा का जमाव होना शुरू हो जाता है। जैसे 40 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है, परंतु वंशानुगत कारणों से कम आयु के बालकों एवं किशोरों में भी यह रोग हो सकता है। उसके बाद रक्त वर्ग। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ए और बी रक्त वर्ग के होते हैं उनमें ज़्यादा हृदय रोग होता है। उसके बाद आहार हो गया। आहार में यदि अधिक मात्रा में वसा का प्रयोग किया जाए, अधिक मात्रा में वसा क्या हो गया, जैसे घी हो गया, मक्खन आदि का प्रयोग किया जाए तो हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं वसा वाली चीज़ जैसे मांस, मछली, अंडा, घी, मक्खन आदि खाने से भी हृदय रोग हो जाता है और ये सभी जंतुओं से पाए जाने वाले वसा होते हैं। पौधे से प्राप्त वसा में जैसे हो गया तेल एवं वसा में असंतृप्त वसा होती है। ये पदार्थ रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। उसके बाद हो गया कोलेस्ट्रॉल। जंतुओं से प्राप्त पदार्थ जैसे घी, मक्खन, मांस, मछली, अंडा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। इसके सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, जिसके कारण धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। ये तो सीधी सी बात है, जब कोई भी व्यक्ति होगा वो पोषक तत्वों का सेवन कर रहा है और इस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहा है कि उसके शरीर से पोषक तत्व ऊर्जा के रूप में बाहर निकले, तो उसका धीरे धीरे जमाव ही तो होगा, जो कि धीरे धीरे करके वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। उसके बाद कार्बोज को देखते हैं। जब व्यक्ति अधिक कार्बोज युक्त भोजन ग्रहण करता है तब कार्बोज शरीर में ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं और अगर आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में बदल करके यकृत में जमा हो जाता है। परंतु जब यकृत में ग्लाइकोजन संग्रह करने की एक सीमित क्षमता होती है,
इसके बाद बचा हुआ ग्लूकोज जो होता है वह बचा ही रह जाता है तथा वह वसा के रूप में वसीय ऊतकों में जमकर संग्रहित होने लगता है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि सप्ताह में हमें एक दिन व्रत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज एकत्रित होते हैं ग्लाइकोज के रूप में जमा होते हैं, और जिस दिन हम भोजन नहीं खाते हैं उस दिन वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमें ऊर्जा देते हैं, तो वो हमारे शरीर में जमने नहीं पाते हैं क्योंकि ख़त्म हो जाते हैं। और हम सप्ताह के 7 दिन खाए जा रहे हैं तो वो क्या होता है कि उसका जो जमाव होता है वो जमाव धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है तथा वो ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए एक दिन व्रत जरूर रहना चाहिए। उसके बाद प्रोटीन का देखते हैं। जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन का अधिक मात्रा, जैसे विशेषकर कैसीन प्रोटीन जो कि दूध में पाया जाता है, की अधिकता से स्क्लेरोसिस हो जाता है। कैसीन प्रोटीन दूध में मिलता है। उसके बाद देखते हैं धूम्रपान। धूम्रपान भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जैसे धूम्रपान करने वाले, जैसे विशेषकर जो सिगरेट पीने से जो हृदय में कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, साथ ही लाइपोप्रोटीन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से सिगरेट्स पीने से महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। उसके बाद है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जो होता है वो हर एक बीमारी का जड़ होता है, क्योंकि मानसिक तनाव होना ही नहीं चाहिए। मानसिक तनाव से छोटी बीमारियों से लेकर के बहुत घातक बीमारियां तक हो सकती हैं। उसके बाद हो गया शराब। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसे शराबी लोगों में हृदय रोग अधिक देखने को मिलता है। जैसे शराब से कुछ कैलोरीज की मात्रा में वृद्धि होती है तथा शराब जाइपा प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ा देता है। उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड। आहार में वसा की अधिक मात्रा होने पर अधिक वसीय अम्ल होते हैं। तो ये क्या होते हैं? वसीय अम्ल ग्लिसरॉल आपस में मिलकर ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं। उसके बाद आरामदायक स्थिति। जब आरामदायक स्थिति ज़्यादा हो जाती है, कोई पोषक तत्व जो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं उसको निकलने का मौका ही नहीं मिलता, तो वो जम करके भयानक से भयानक रोगों को जन्म देते हैं। उसके बाद हो गया अन्य रोग। अन्य रोग में जैसे रक्त में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर का हो जाना, इसके कारण रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, गठिया, यकृत के रोग, वृक्क के रोग आदि होने से भी हृदय रोग हो जाते हैं। उसके बाद इसके उपचार के बारे में देखते हैं। इसके उपचार के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। जैसे शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे सुबह शाम खुली हवा में टहलना, साइकिल चलाना, तैरना, बैडमिंटन खेलना आदि। उसके बाद मानसिक तनाव एवं चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। नियमित समय पर दवाइयों का सेवन करना चाहिए। सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और वजन सामान्य बनाए रखना चाहिए। शराब पीना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम रखना चाहिए। रक्त नलिकाओं में रक्त जमने से रोकना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान में रख कर हम ये भयंकर बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। उसके बाद आहार द्वारा भी उपचार संभव है। आहार द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस रोग का उपचार परोक्ष रूप से आहार में सुधार करके कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे बात की जाए प्रोटीन की, तो जैसे रोगी व्यक्ति के लिंग, आयु, शारीरिक वजन तथा कार्यक्षमता के हिसाब से आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग साधारण कार्य करते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम का कार्य करते हैं, तो उनके हिसाब से प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। उसके बाद है कैलोरी। कैलोरी में जैसे व्यक्ति की लिंग, कार्यक्षमता, आयु, शारीरिक वजन के अनुसार भी कैलोरी की पूर्ति की जानी चाहिए। परंतु मोटापा से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कैलोरी की मात्रा हमेशा कम कर देनी चाहिए। अतः उनके आहार में 5 से 10% की कैलोरी की मात्रा कम करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वज़न होता है वैसे भी ज़्यादा होता है। अगर कैलोरी बराबर दिया जाएगा तो उनका वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद देखते हैं कार्बोज। आहार में जैसे सुक्रोज की अधिकता एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाती है, इसकी मात्रा पहले कम करनी चाहिए। उसके बाद कार्बोज को स्टार्च के रूप में लिया जाना चाहिए। स्टार्च, कार्बोज हमें 2 रूपों में मिलता है, एक शर्करा के रूप में, एक स्टार्च के रूप में। शर्करा वह चीज़ होती है जिसमें समस्त मीठी वस्तुएं आती हैं और स्टार्च वह वस्तुएं होती हैं जो वनस्पति चीज़ें हो गई, जैसे आलू, चावल,
समस्त प्रकार के अनाज हो गए तो हमें अनाज के रूप में लेना चाहिए, और जो अन्य शर्करा वाली चीज़ होती हैं उनको कम कर देना चाहिए। उसके बाद हो गया वसा। शरीर के कुल आवश्यक ऊर्जा का 20% या 25% कैलोरी वसा से प्राप्त होती है। आहार में मुख्यतः वानस्पतिक तेलों से वसा की प्राप्ति की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें आवश्यक वसीय अम्लों की अधिकता होती है और ये कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटा देता है। जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इस सब तरीके का तेल होता है वो फायदेमंद होता है। उसके बाद घी, मक्खन आदि प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त वसा का उपयोग कम से कम करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। आहार में कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। जैसे घी हो गया, अंडा, मांस, मछली, मक्खन आदि, ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। उसके बाद हो गया विटामिन। सभी विटामिनों की पर्याप्त मात्रा आहार में होनी ही चाहिए। जैसे विटामिन सी तथा निकोटिनिक अम्ल तथा सीरप में निकोटिनिक अम्ल विटामिन B3 होता है तथा सीरम में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है तथा विटामिन सी रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ एवं उत्तम बनाता है। उसके बाद खनिज लवण हो गया। सभी खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा रोगी को आहार के माध्यम से दी जानी चाहिए तथा निम्न तालिका से एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित एक वयस्क व्यक्ति की एक दिन की आहार तालिका आप देख सकते हैं। आहार एवं भोजन पैटर्न में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन करके हम रोगी के रोग को कम कर सकते हैं। जैसे प्रातः समय भोज्य पदार्थ क्या देने चाहिए, उसके बाद उसकी मात्रा क्या होती है, तो इस तरीके से मात्रा को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।